जब पशुपति आते सावन महीना के दिन पार के आते, क्यों, क्या है पशुपति? श्रावण के महीने में एक विशेष प्रकार का उत्सव और सनातन संस्कृति का द्योतक होता है। और सावन का महीना भगवान शिव, भोले शंकर, पशुपतिनाथ, आदिनाथ, इतने सारे नाम हैं। तो सावन के महीने में भगवान पशुपतिनाथ की, भोले शंकर की विशेष आशीर्वाद और कृपा रहता है और साक्षात भगवान शिव के दर्शन और आशीर्वाद मिलता है। इस विशेष मंथ के दौरान ऐसा होता है, ये मुझे हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने, इतिहासकारों ने ये बातें बताई। उसी बात को देखते हुए पूर्व के लगभग 20 वर्षों से कोई भी ऐसा सावन का महीना नहीं गया कि जो मैं भगवान पशुपति के दर्शन नेपाल में आकर के काठमांडू में ना किए हों। 20 वर्षों से मैं काठमांडू में, नेपाल में आकर के भगवान पशुपति जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा और एक ऊर्जा मिलती रही, ताकि हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में एक अद्वितीय कार्य करें। इस प्रकार की ऊर्जा भगवान पशुपतिनाथ के द्वारा हमें प्राप्त होती है। शरीर भी स्वस्थ रहता है, बुद्धि भी रहती है, स्वविवेक भी रहता है और हम लोगों को एक अलग से ऊर्जा मिलता है, जिसका लाभ भारत, नेपाल और विश्व के सभी जनमानस को हो, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। अभी मैं कल नेपाल में आया हूँ। अभी सुबह सुबह मैं भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद लेने पशुपतिनाथ टेम्पल जाऊँगा और आज सावन का दूसरा दिन है। कल प्रथम दिन था, आज दूसरा दिवस है। इसलिए ये मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान भोले शंकर जी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और आज मैं दर्शन करने जाऊंगा, उनको प्रणाम करके आऊँगा। परमपिता परमेश्वर सबको शतायु हो, धन, आर्थिक संपन्नता सबके साथ बनी रहे, राष्ट्र का उन्नयन हो और सबको, पूरे विश्व के सभी लोगों को संस्कार, बुद्धि, सद्बुद्धि और ये हर चीज़ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वे लोग फलीभूत करते रहें और समाज सेवा का अच्छा कार्य करते करते भगवान भोले शंकर के चरणों में अपना स्थान दे। इसी प्रकार का हम लोग सबसे करते हैं कि अपनी आयु पूरी करके, शतायु के बाद, जब भी भगवान भोले शंकर का जितनी जिसकी आयु लिखी है सही तरह से सफलतापूर्वक पूर्ण करके परम धाम को जा कर के और अपने कार्य को यहाँ भी पूर्ण करें, ऊपर भी पूर्ण करें। जब भी कोई भगवान दूसरी योनि देगा तो उसमें भी काम करेंगे। भारत में सावन महीना या नेपाल के सावन महीने में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। भारत का भी सावन का महीना वही है, नेपाल का भी सावन का महीना वही है। चार पर्व मनाने की फ़र्क है क्या है? नहीं, फ़र्क क्या है, भारत के अंदर सावन के महीने में गांव में मैंने देखा है पेड़ के ऊपर रस्सी बांध करके महिलाएं झूला झूलती थी, गाने गाती थी, मल्हार गाती थी। आज इस जो हमारी ये ट्रेडिशनल व्यवस्था थी उसके अंदर समय के अनुसार थोड़ी कमी आई है, लेकिन ये है कि वो भी होना चाहिए। आज दिल्ली जैसा शहर है, बड़े शहर है, तो थोड़ा सा व्यवस्था बढ़ी है लोगों की, लेकिन गांव में आज भी ये व्यवस्था कम मिलती है। लेकिन हमने देखा है कि सावन के महीने में हल्की हल्की फव्वार पड़ती रहती है, महिलाएं पेड़ के ऊपर झूला डाल के गाती हैं, नाचती हैं और वो सावन के गाने करके अपने बच्चों को एक सबक और शिक्षा देती हैं। तो ये जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम्स रहे हैं वो जीवित रहें, वो चलता रहे। यही नेपाल और भारत का भी सभी की जो जहाँ हैं अपनी ट्रेडिशनल पारंपरिक भाषा, अपने संगीत, अपने त्यौहार, अपना खान पीन, अपने ड्रेस, अपने वस्त्र, अपनी भाषा, उन सभी को विश्व के अंदर जितने भी लोग हैं अपनी मान्यता बना के रखनी चाहिए। अपने त्योहारों को, अपने संस्कार को बच्चों को बताना चाहिए। अन्यथा जिस राष्ट्र की, जिस राज्य की ट्रेडिशनल वैल्यू या ट्रेडिशनल त्योहारों का सिस्टम जो हम पूर्वजों ने बताया, अगर वो हम नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। और वो मेरी सोच ऐसी है कि अगर हम पूर्वजों के द्वारा बताए
बताए गए रास्ते पे जो हमारी व्यवस्था रही है उसको हम लोग याद नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था भी सम्मान हो, लेकिन जो हमारी पुरानी व्यवस्था है उसका भी सम्मान होना चाहिए। नेपाल की पुरानी व्यवस्था के राज संस्था चाहिए नेपाल में क्या? देखो, चाया है क्या राज व्यवस्था या इलेक्शन प्रणाली ये समय के अनुसार बदलती रहती है। आते हैं जिन अभी तो राजनीति उथल पुथल होने वाली है, क्या है ऐसा? देखो, राजनीति उथल पुथल नहीं, ये एक चाल है, चलता रहता है। उथल पुथल सब ठीक नहीं है। हमेशा भारत हो या कोई भी कंट्री हो, नेपाल जितने भी अलग अलग कंट्री हैं वहाँ ये चलता रहता है। इलेक्शन प्रणाली है, कोई हार गया, कोई जीत गया, कोई डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, ये एक व्यवस्था है, चलती रहती है। इसमें उथल पुथल शब्द अच्छा नहीं है। हाँ, राजनीति चलती है, चेंज होती है। आज भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। पहले नहीं थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले और भी सरकारें रही। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रह करके गए हैं, लेकिन वर्तमान अब तो भारत में भी चुनाव होने। हाँ, 2024 में वहाँ प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, लोकसभा का। भारत के अंदर विश्वास है कि हम लोग 2014 से 19 तक अपनी सरकार बनाई, 19 से 24 तक सरकार बनाई, 24 से 29 तक सरकार बनाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जितना काम माननीय में फिर प्रधानमंत्री मोदी जी, हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा और मोदी जी यशस्वी हैं। उन्होंने जो कार्य किया है 10 वर्षों के अंदर, आज 9 वर्ष हो गए, 9 वर्ष से ज़्यादा हो गए, जो काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है उसका शब्दों में बखान करना कठिन है। नेपाल में अब सत्ता परिवर्तन होगी, क्या होगी? नहीं, सत्ता परिवर्तन तो होती रहती है, भारत में हुई है ना जी। ये भारत के प्रधानमंत्री चेंज में भी नेपाल में तो 9 महीने, 2 महीने, 1 महीने में चेंज होती है, क्या सभी सब भारत की दोष लगाती है नेपाल के आदमी लोग। देखो, मैंने पहले भी ये बात, नेपाल के नेता लोग, मैंने पहले भी ये बात कही है, भारत एक अलग देश है, नेपाल एक अलग देश है, लेकिन भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। ये अपना अलग राजनीतिक क्षेत्र है, जो भी अपना कार्य करते हैं। भारत अलग, हमारा कोई हस्तक्षेप राजनीतिक क्षेत्र में न था, ना है, ना आगे रहेगा, ऐसी मेरी सोच है। करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई अलग अलग पॉलिटिशियंस है, सबकी विचार अलग अलग है, अगर कोई करता है तो दूसरे देश में जा कर के हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। मदद की है। अब आप दिल्ली गए थे, भारत में गए थे, जब संघ का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था भारत के अंदर, मैं वहाँ प्रबंधक के रूप में था, आप वहाँ गए थे, इंटरव्यू लेकर के आए थे, तो मैंने आपकी मदद की, वहाँ भोजन भी किया, चाय भी पी, मैंने कहा कहीं कुछ जाना है मित्र के नाते, तो मैंने मदद की है। आपको पता और मुझे पता, औरों को तो पता नहीं। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत के किसी व्यक्ति ने मदद की है, तो मैं वहाँ था नहीं, मुझे पता नहीं, इस बारे में बात हुई नहीं। जब वो कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो की होगी, वो जाने, वो तो वो जाने ना जी। अगर आपको कोई मदद करता है, वो नेपाल में क्यों विपक्षी दल राजीनामा मांगती है? वो भारत से प्रधानमंत्री बना, हाँ, ये राष्ट्रघात है, इसको प्रधानमंत्री से हटाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं विपक्षी दल। क्या बोलेंगे इसमें? देखो, इस बारे में मैं क्या, दिल्ली में जाके सिग्नेचर करते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के लिए, ऐसे बोलते हैं। देखो, इस बारे में मैं क्या आपको बताऊं, ये उनका अंदरूनी मामला है। अब उनकी किनसे बात हुई, कहाँ गए, कहाँ साइन करके क्या किया, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, वो तो आपको इंडिविजुअल पता होता है ना जी, कि आपके कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। आपको तो दोष आएगी ना, फिर तो आर.बी. देउबा आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए हैं, या कि शेरबहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनाने लेने आए, ऐसे क्वेश्चन तो आएगी ना। मेरा सबसे बहुत अच्छा मित्रवत भाईचारा वत व्यवहार है, चाहे वो मानिए करेंगे आर.बी. देउबा से। समय मिलेगा, मैं सबसे पहले पशुपति भगवान के दर्शन और आशीर्वाद। लेकिन हाँ, यहाँ के जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, या व्यापार के क्षेत्र में लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लोग हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग हैं, समाज सेवा के लोग हैं, मेरा सभी से परिचय है, सभी से आना जाना है, और समय के रहते हुए सबसे मुलाकात भी करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, जब आऊँगा तो मैं 10 लोगों से मिलूँगा भी। हम ये भारत जाएंगे फिर भी मिलेंगे, एक दो साथ बैठ कर चाय भी पियेंगे, अगर कोई सुख है दुख है तो उसमें भागीदारी भी करेंगे, क्योंकि भारत का नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, वो हम नहीं भंग कर सकते। दर्शन करके या नेपाल के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या विपक्षी दल के नेता से
अध्यक्ष से आपको भेंटघाट होगी क्या? पहले पशुपति के दर्शन करूंगा, अगर मेरे पास भगवान का आशीर्वाद लूंगा, उसके बाद समय रहा तो जरूर करूंगा। नमस्ते करके जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे। राष्ट्रपति महोदय को नहीं भेटेंगे आज, क्या है? वहाँ से मैंने पहले दर्शन करके आऊँ और अगर समय रहा तो मिलूंगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को आप भेटेंगे? सिर्फ सभी से जो मैं सबसे एक समय लूँगा, अगर वो यहाँ हुए, समय ठीक रहा रहे तो बात करके जाएंगे, प्रणाम करके जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। सब लोग अपने मित्र हैं, दोस्त हैं, भाईचारा है, रोटी बेटी का रिश्ता है, क्यों नहीं मिलेंगे। वो सत्ता में रहे तब भी मिलेंगे, ना रहे तब भी मिलेंगे। आप नेपाल में आके ये अघि के प्रधानमंत्री या चाहिँ व्यवस्था चेंज होगी, क्या होगी? नेपाली कांग्रेस की सरकार बनेगी क्या? ये यहाँ का अंदरूनी मामला है। जैसा मैंने आपको बड़ी मजबूत आपको दोस्त बोल के फिर आपको तो वो करेंगे ना। ये यहाँ का अंदरूनी मामला है। देखो हमारा, मैंने आपको कहा ना, भारत के अंदर 2024 में अगले वर्ष इलेक्शन होने वाले हैं। मैं आपको कहता हूँ आज पूरे आत्मविश्वास और आत्मबल के साथ भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय गवर्नमेंट 2024 के अंदर भारत में बनने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये विश्वास परमपिता परमेश्वर इन शब्दों की रक्षा करे, इस विश्वास को टिकाए रखे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के अंदर बनने जा रही है। 2019 तक सफल सरकार चलेगी और जो काम 2014 से 19 में किया, 19 से 24 में किया, अब आगे भी इसी तरह से भारत को परम वैभव और यशस्वी की तरफ भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट और ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, परमपिता परमेश्वर उनकी आयु लंबी करे, स्वस्थ रहे, इसी तरह से और ऊर्जा के साथ वो कार्य करें, इसी तरह की हमारी भावना है। पशुपति से आज मैं दर्शन करने जाऊंगा, वहाँ ये मांगूंगा भी कि परमपिता परमेश्वर प्रधानमंत्री जी को भारत के लंबी आयु दे, स्वस्थ रहें, बहुत ज़्यादा बुद्धि हो और ताकत रहे, ताकि भारत का नाम जितना इन्होंने आज विश्व लेवल पे लेकर के गए हैं। आर्थिक दृष्टि से जब कोरोना काल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, नेपाल के अंदर ना अन्न की कमी आई, ना जल की कमी आई, ना मेडिसिन की कमी आई, ना व्यवस्था की कमी आई, बल्कि भारत ने अपनी वैक्सीन बना करके कई सारे कंट्रियों को दी भी है। और जब तो मैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार का गवर्निंग बॉडी का सदस्य था, गवर्नमेंट का हिस्सा था, हमारे मंत्रालय ने काढ़े के पैकेट्स बनाए और कई करोड़ पैकेट्स फ्री में बांट दिया। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के द्वारा सभी मंत्रालयों ने कार्य किया है और इसी तरह से हम आगे भी करते रहेंगे। सबके साथ सुख और दुख में भागी रहेंगे, सब लोग हमारे सुख दुख में भी भागी रहें, इसी तरह से मिलकर के चलता रहें। यही राष्ट्र की परिपाटी है, यही सनातन संस्कृति है, यही मानव का परम धर्म है। अभी नेपाल में जो राजनीति है, आपको कैसा लगा कि नेपाल का राजनीति कैसे चलना पड़ेगा? नेपाल की राजनीति धर्म के आधार पर चलनी चाहिए, व्यवस्था के आधार पर चलनी चाहिए, आपस में सद्भाव, पारंपरिक व्यवस्था, कुटुंब प्रबोधन, समरसता के आधार पे, राष्ट्र के उन्नयन के आधार पे कार्य होना चाहिए। नेपाल के अभी प्रचंड है ना प्रधानमंत्री जी, आपको नाम को पता होगा। हाँ, बहुत अच्छा। भारत में गए के धर्म संस्कार में जुड़िया है, पशुपतिनाथ भी दर्शन किया है इस बार। कैसा लगता है नेपाल के अभी के प्रधानमंत्री प्रचंड? आपके सपोर्ट है आपके राष्ट्र की? देखो क्या है, प्रधानमंत्री का मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, धर्म के अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए, राजनीति में धर्म आना चाहिए। इसलिए जब भी कोई देव के आशीर्वाद लेता है, वो चाहे प्रधानमंत्री है या कोई सफाई कर्मचारी है या कोई छोटा कर्मचारी कहीं नौकरी करता हो या बिजनेस करता हो, वो वहाँ जब भगवान के दर्शन करने जाता है, ये सारी चीज़ छोड़ करके जाना चाहिए। ना मैं प्रधानमंत्री हूँ, ना मैं व्यवसायी हूँ, ना मैं नेता हूँ, ना मैं कोई हूँ, सिर्फ एक मानव हूँ और भगवान के चरणों में जा कर के आशीर्वाद दे करके बाहर उसको अपना रूप वही होना चाहिए जो वो है। लेकिन जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो पॉलिटिशियन के हैसियत से नहीं, सिर्फ मानव मात्र हूँ मैं, और दर्शन लें, आशीर्वाद लें और अपना कार्य राष्ट्र के अंदर अच्छी तरह से हो, ऐसी हमें सद्बुद्धि मिले, इस प्रकार का आशीर्वाद लेने के लिए जाना चाहिए। आप तो घर में कितने दिन बैठते हैं? हर जगह हम मठ मंदिर गंगालय देखते हैं। घर में नहीं बैठता,
1972 में मैंने भारत के अंदर एक ज़िला है शामली, वेस्टर्न यूपी के अंदर, वहाँ मैंने 1972 में संघ में प्रवेश किया था। फिर भारत के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने वहाँ इमरजेंसी लगाई, तो हम लोग थोड़ा सा क्या पूरे जितने समाज सेवी थे, पॉलिटिशियन से इधर उधर रहे। फिर मैंने जनसंघ में प्रवेश किया सन 80 में, फिर भारतीय जनता पार्टी में वहाँ करके आज लगभग 51 ईयर हो गए। 51 ईयर से राजनीतिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जब तक ये शरीर पृथ्वी के अंदर है, इसी तरह से कार्य करने का हमें भगवान सद्बुद्धि दे, शरीर चलता रहे, बस इस ऐसे भाव हैं हमारे। आपसे मैं एक बात पूछूंगा, और आपका नेपाल में इंडियन एम्बेसी है, हाँ, राजनीति की पार्टी ऐसे दोष क्यों लगाते भारत को? जब भारत को दोष लगाते, सीमाना मिच गया, इधर मिच गया, उधर मिच गया, क्या दोष लगाते? नेपाल ने कैसा करना पड़ेगा भारत को, नेपाल को? आज सावन का दूसरा दिन है। आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं। परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ, पशुपतिनाथ सभी को सद्बुद्धि दे, झूठ बोलने की प्रवृत्ति से दूर करे, सच बोलने की ताकत दे, अपने राष्ट्र के प्रति मरने मिटने की जज्बा दे, अपने देश के प्रति प्राण बलिदान करने की शक्ति दे, अपनी देश की सुरक्षा, अपने देश का ट्रेडिशनल फूड, हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस, हमारे कल्चर, हमारे संस्कार और हमारी जो परिवार है, हमारे जो भाई बंधु हैं, उनकी अस्मिता के लिए हम लोगों को इस देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई आँच आती है तो प्राण बलिदान करने की शक्ति दे, और झूठ बोलने की प्रवृत्ति से दूर रखे। सच शरीर के अंदर आना चाहिए और सच बोलना चाहिए हमेशा। कभी किसी की दुश्मनी ना करे, कभी किसी से इस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए, सच को सच कहना चाहिए। कोई गलत काम करता है तो बड़े प्यार से उसको समझाना चाहिए बगैर दुश्मनी के। नेपाल में 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 7 महीने, 3 महीने, 1 महीने भी प्रधानमंत्री होती है। भारत में तो 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री चलती है। 5 क्या 10 वर्ष चल गए। 10 वर्ष चल गए। 5 वर्ष की बात कर रहे हैं आप। 10 वर्ष चल गए मोदी जी। 10 वर्ष चल गए सिंगल। और आज तक कभी किसी प्रकार विरोधाभास नहीं हुआ। कई बार मंत्रालय चेंज किए हैं, कुछ नहीं अपना आराम, जिसको काम कहा करने के लिए वो काम करता है। नेपाल को प्रधानमंत्री को, नेपाल का विभिन्न पार्टी का अध्यक्ष को आप क्या सलाह देंगे? सलाह देंगे? देता हूँ सलाह देता हूँ। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, परंतु हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत रोज नया गाता हूँ, गीत रोज नया गाता हूँ, गीत रोज नया गाता हूँ। ये सलाह देता हूँ मैं इनको, नेपाल को, सबको। हाँ। ये नेपाल के नेता लोग क्यों दूसरे देश को दोष लगा के सत्ताच्युत करते, प्रधानमंत्री गिराते हैं फिर बनाते हैं? ऐसे करने से क्या होगा? नेपाल में घाटा लगेगा या नुकसान लगेगा, क्या होगा? अलग अलग व्यवस्था, समय अनुकूल स्थिति, वैचारिक स्थिति के अनुसार सत्ता भी बदली है। राजाओं महाराजाओं के दिल और दिमाग भी बदले हैं और एकत्रीकरण भी हुआ है। राजा पृथ्वीनारायण शाह ने जो कार्य किया है, सभी राजाओं को एकत्र करके एक बनाना, वो कितना महान कार्य था। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 47 के अंदर बंटवारा हुआ, उस दौरान पटेल जी पहले गृह मंत्री भारत के बने। सारी रियासतों को एक जगह जोड़ करके और एक झंडे के नीचे ले करके आना, ये कार्य बहुत बड़ा था। आज भी उनका नाम लिखा हुआ है। इसी तरह से पृथ्वीनारायण शाह ने जो काम किया है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, यहाँ की जनता भी जानती है। इसी प्रकार के अब राज्य नेपाल में होना चाहिए। राज्य तो हमेशा देश की जनता के हित में होना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी हो, राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए, जनता के हित में कार्य करना चाहिए, स्वास्थ्य की नीति पे कार्य करना चाहिए, शिक्षा की नीति पे कार्य करना चाहिए। हम लोग धन और आर्थिक संपन्नता कैसे बढ़े उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। सबसे मिलजुल के कार्य करना चाहिए। नेपाल के अहिले को सरकार को आप लोग सपोर्ट है पूरा? क्या है नहीं, बताना पड़ेगा। सपोर्ट में भी आएंगे, सुख में भी आएंगे। अगर हमसे कोई सलाह लेंगे तो निश्चित रूप से सलाह देंगे, कार्य में हस्तक्षेप नहीं।
बिल्कुल नहीं करेंगे। लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे ना। भारत से हस्तक्षेप नेपाल में नहीं हुआ है। आज तक भी नहीं किया। ये जूट का खेती करती है नेपाल में। मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा हस्तक्षेप पहले नहीं रहा, आज नहीं है, आगे नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे पास जाएंगे, आप ये कहेंगे कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी, मेरे पेट में दर्द है, मुझे बुखार है, मैं नेपाल में स्वस्थ नहीं हो रहा, मैं आपको कहूँगा आप भारत में आइएगा, मैं आपको भर्ती कराता हूँ, आपको दवाई भी दूंगा, खाना भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा और पैसे भी दूंगा, आपका इलाज कराऊंगा। अगर इसको आप सपोर्ट कहते हैं तो आपकी मर्जी है, चाहे मेरे पास पैसे हैं या नहीं, मैं कहीं से भी इकट्ठा करके आपकी मदद करूँगा। नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है, आत्मा बसती है नेपाल के। पशुपतिनाथ देव हैं पूरे विश्व के, इसलिए इस चीज़ को कोई कुछ भी नाम दे, उनकी शक्ति, उनकी सद्बुद्धि, परमपिता परमेश्वर उनको अच्छी बातें करने का विशेष अवसर दें, उन्नयन का कार्य करे, सामाजिक सद्भाव रहे, कुटुंब प्रबोधन रहे, समरसता रहे। अब आप भारत में इलेक्शन होगी, आप उठेंगे क्या है? नहीं, हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, कार्य करते हैं। अभी मेरे पास संघ की दृष्टि से आर.के. पुरम विभाग का सामाजिक सद्भाव का जो अपनी टोली है उसका मैं सदस्य हूँ। अभी मैं सरकार का हिस्सा, जब मैं सरकार का हिस्सा था, सरकार का काम करता था। अब इलेक्शन में आप नहीं उठेंगे? नहीं। क्यों? मात्र राष्ट्र की सेवा करनी है, अपने मित्र हैं, अपने भाई हैं, अपने बच्चे हैं, अपनी बहनें हैं, इलेक्शन लड़ेंगे और सब जीत के जाएंगे। सभी लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आपने क्या राजनीति में संन्यास ले लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। राजनीति से संन्यास ना लिया ना लेंगे। कि भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए आप बैठा है? नहीं, कोई भी बने, कोई भी बने, वही राष्ट्र का कार्य करेगा, वही राष्ट्र का। हमारे यहाँ फेस वैल्यू के अलावा कर्मठ कार्यकर्ता और विचार की वैल्यू है। एक विचार अगर दिया है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, उस विचार को आगे बढ़ाना, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की शालीनता लेकर के कार्य करते हैं। वो आदमी बैठे, वो वही कार्य करेगा। आज वो नहीं, 8 दिन की छुट्टी पे गया है, दूसरा कोई आएगा तो वो कार्य करेगा। उसको कोई तकलीफ हुई, तीसरा आया तो वो कार्य करेगा। लेकिन फेस के अलावा व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन विचार जो दिया है वो व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उस विचार को इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। अब आप नेपाल में कितने दिन बैठेंगे? मैं आज भगवान पशुपति जी के दर्शन करूंगा। मेरे साथ मेरे कुछ मित्र, अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ की पूरी टीम, माननीय लोकेंद्र जी पुनिया, जो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हैं, वो मेरे साथ यहाँ आए हुए हैं। और रामवीर, क्या कार्यक्रम है आपका, क्या है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा संघ का हमने कल एक यहाँ मीटिंग भी की थी नेपाल के अंदर। और आज भी कुछ लोग कार्यकर्ता, स्वदेशी सनातन संघ, अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ, भारत भारती, अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल, इस तरह के संगठन समाज सेवा के रूप में बनाए गए हैं। अपने धामाजी हैं, ये मित्र सभी लोग आए हुए हैं यहाँ। गिरधारी लाल मित्तल जी हैं, संघ का विशेष कार्य इनके जिम्मे है। जब आप वहाँ संघ के प्रशिक्षण वर्ग में गए थे तो आप माननीय गिरधारी लाल मित्तल जी से भी आपकी परिचय हुआ था। तो ये सभी लोग पूर्व परिचित हैं हम लोगों की। आपने जब वहाँ गए तो आपने हमारा जो इंटरव्यू लिया था वो देखा था, इंटरव्यू लिया था। उसके अलावा जो गणवेश था वो भी आपने देखा है, हम क्या पहनते थे वहाँ और यहाँ क्या पहनते हैं, और क्या भोजन हम खाते हैं वो भी आपने देखा, कहाँ सोते थे वो भी आपने देखा है। वो जीवन तपस्वी का जीवन था, उसको मैं कठिन जीवन नहीं कह सकता, वो तपस्वी का जीवन था। ना धूप का पता लगा, ना गर्मी का पता लगा, ना ठंड का पता लगा। वहाँ उस दौरान हम लोग घड़े का पानी पीना, नीचे लेटना, राष्ट्रभक्ति के तहत ओत प्रोत होना शरीर के अंदर, ऐसे भाव कूट कूट के भरना। प्रधानमंत्री बना दो कह रहे इंडिया में बोल के आपने वैसे भक्ति किया? किसको प्रधानमंत्री बनाना? आपको? हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है वो तय करता है। वहाँ एक व्यवस्था है, एक परिपाटी है। भारत ऐसा कंट्री नहीं है कि वहाँ कोई कुछ भी करे। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी लोग इलेक्शन लड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे, सभी लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद नाम तय होता है
जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक व्यवस्था है राष्ट्र के अंदर, भाजपा के अंदर, जिसका नाम तय होगा वो ही प्रधानमंत्री बनेगा। बिल्कुल हमारे व्यवस्था है, वो व्यवस्था भंग आज तक हुई नहीं। 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री ही मोदी जी रहेंगे, लेकिन व्यवस्था पहले इलेक्शन जब होता है उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम तय करता है, जो नाम तय होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। ये हमारी व्यवस्था है। आगे इसके अलावा मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है, मेरे भाव हैं कि पूर्व में 10 साल से मोदी जी हैं, आगे भी प्रधानमंत्री यही रहेंगे, क्योंकि जो कार्य अच्छा इन्होंने किया है, चाहे वो 370 समाप्त करने का विषय रहा हो, 3 तलाक का विषय रहा हो, राम मंदिर का जो निर्माण कार्य पूर्व में लगभग 500 वर्षों से एक आतताई के द्वारा जो बाबरी मस्जिद का विषय रहा, पूरी दुनिया को पता है, वो कार्य आज सफलतापूर्वक निपटाया है। दुनिया भर के उद्योगपति भारत के अंदर आए हैं। एग्रीकल्चर के विषय में काम हुआ है। माननीय नितिन गडकरी जी जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, आज भारत के अंदर रोड का जाल बिछा दिया। कहीं भी आप निकलें टूटा हुआ रोड मिलेगा नहीं, और पूरे हाईवे सभी तरह से बनाए, नए रोड भी बनाए हैं। तो ये जो कार्य भारत के अंदर किया है, आज भारत बहुत ही आगे निकला हुआ राष्ट्र है। नेपाल में जितने ये अभी के शासन वर्ग के वो नेपाल में हिंदू धर्म के संस्था है, नेपाल में हिंदू धर्म के संस्था के भारत के हिंदू धर्म के संस्था के दोस्त होते हैं। राष्ट्र तो हैं, लेकिन इनको हिंदू बनना चाहिए। नेपाल में हिंदू नहीं है, हिंदू हैं। यहाँ बहुसंख्यक ज़्यादा मात्रा में हिंदू ही हैं, हिंदू ही हैं। लेकिन हिंदू बनूँ तो सही। मैंने मान लिया पेंसिल मार्केट से ख़रीदी, वो मैंने इसलिए ली थी कि ये मेरा लिखने का कार्य करेगी। अब वो पेंसिल लिखे ना लिखेगी, और पेंसिल वो है, क्या नाम दोगे उसको? पेंसिल का कार्य लोग ले पेंसिल नेपाल को हिंदू धर्म को दे दिया। नहीं, हमने नहीं दिया। किस लिए दिया था? हमने नहीं दिया। हिंदू वहाँ भी हैं, यहाँ भी है। पूर्व काल की परिपाटी, जब मैं पैदा नहीं हुआ तो उससे पहले हिंदू थे। लेकिन हिंदू बनूं, ये मैंने पेंसिल का उदाहरण दिया है। हम हिंदू हैं, लेकिन बनना चाहिए ना। बनना चाहिए। अगर मैं हिंदू तो हूँ, कहने मात्र से नहीं, हिंदू बनना पड़ेगा। उसकी मर्यादा जो है वो अनुकूल होनी चाहिए, और जो हमारे हिंदू परिपाटी के सनातन संस्कृति के कार्य है उनके विमुख नहीं होना चाहिए। भारत में तो भव्य से हिंदू धर्म, हिंदू संस्कार संस्कृति मनाते हैं, पर नेपाल में जितने हिंदू धर्म के संस्था है वो लोग नहीं मनाते हैं। मैंने आपको फिर कहा है, सवाल हिंदू का नहीं है। जो जहाँ जिस धर्म का परिचायक है, उनको अपने धर्म की मान्यताओं को बना के रखना चाहिए। जिस धर्म में है, अपनी परिपाटी को पकड़ के रखना चाहिए, उनको मानना चाहिए। लेकिन प्रभाव के वश, प्रलोभन के वश, बहकावे के वश, डरा के या आर्थिक दृष्टि का प्रलोभन देके किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो समय दिया है पशुपतिनाथ दर्शन करने से आगे नहीं, पशुपति ने बुलाया। मेरी क्या औकात में दर्शन करूं भगवान के? उन्होंने बुलाया, आप आया, दौड़े चले आए। 20 वर्ष से बुला रहे हैं। मेरी क्या औकात है कि मैं अपने आप आ जाऊं? मैं तो अपने आप सांस भी नहीं ले सकता। ये सांस भी कोई और देता है, और जिस दिन चाहेंगे निकाल लेंगे। तो इसलिए जी मेरी खरानी हो जाएगी। मेरी इतनी औकात नहीं है मैं सांस भी ले सकूं, तो मैं क्या हूँ? मैं तो शून्य हूँ। 2018 में मैं भगवान पशुपति उसके कैलाश पर्वत के दर्शन करके आया था। जब मैं नेपाल से गया रसवा से गया केरुंग, सागा, यमराज भगवान जिसको यमद्वार कहते हैं, यमद्वार में गया, कैलाश की परिक्रमा की, फिर मानसरोवर लेक में डुबकी लगाई। तब मैं नेपाल से होकर गया। बिल्कुल गया। मुक्तिनाथ गया, दोलखा गया। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस शरीर में जीते जी यमराज के यहाँ मंदिर है। हाँ, गया सब लोग। हाँ, यमराज के दर्शन करके आया। तो इसलिए ये सौभाग्य है, ये सौभाग्य है। आप पैदल चले गए भगवान के मंदिर में या उड़ के चल गए? नहीं, वहाँ कैलाश मानसरोवर, यहाँ से हम लोग फ्लाइट से आए, बाई कार रसवा जो बॉर्डर है वहाँ गए, वहाँ से बॉर्डर पार किया, वहाँ व्यवस्था थी गाड़ी की, वहाँ से हम लोग आगे गए, आगे जाके फिर पैदल गए, मानसरोवर लेक में पैदल गए,
यमराज के यहाँ पैदल गए और भगवान पशुपति, उसका जो कैलाश, बार बार पशुपति का भी सावन का महीना है और पशुपति का कैलाश तो एक ही है, वहाँ की परिक्रमा की, एक अद्वितीय सुख। आज मैं धरती पे हूँ, मानव देह है, लेकिन मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं वहाँ जाके आया हूँ जहाँ सबको जाना है, कोई नहीं बचेगा। सिर्फ मानव जाति ही नहीं, जीव मात्र को कैलाश पर्वत की भूमि जो यमराज का टेम्पल है, यम द्वार बोलते हैं, वहाँ जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। यमराज आएंगे, लेके जाएंगे, एक बार जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं वहाँ एक बार जाके आया हूँ, मैं एक बार वहाँ आया हूँ, गया हूँ, फिर दोबारा जाना पड़ेगा। तो ये मेरा सौभाग्य है। कितना सौभाग्यशाली देह है। मुझे प्रधानमंत्री की या नेता की या सत्ता की ज़रूरत क्या है? मैं तो उनसे बहुत आगे निकल चुका। जहाँ जाके मैं आया हूँ तो वो अद्वितीय है। आपके भारत के प्रधानमंत्री भी थे, धर्म, संस्कार, संस्कृति को सम्मान करके। सम्मान, देखो मैं आपको बार बार कहा, इंडिविजुअल नामित करके किसी व्यक्ति को वो अच्छा नहीं है। सनातन संस्कृति के तहत जितने भी लोग इसके मानने वाले हैं, सभी को धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए जी। राजनीति में धर्म आना चाहिए। जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार। इस प्रकार का मित्रवत भाव, ऐसे उद्वेश बने रहें, ये रिश्ता बना रहे। भारत नेपाल का रोटी बेटी का जो एक चलता रहा है लंबे समय से, उसको परमपिता परमेश्वर शक्ति दे, संबंध और ज़्यादा अच्छे हों। भारत और नेपाल और जो लोग हैं, कुछ विशेष लोगों को भगवान पशुपतिनाथ विशेष शक्ति और सद्बुद्धि दे, ताकि और ज़्यादा हम लोग कार्य कर सकते हों। सनातन जीवित रहे। जय सनातन, जय नेपाल, जय भारत। और इन रिश्तों की जय, जो हमारे रिश्ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब जब रिश्ते की मर्यादा टूटती है तो उस रिश्ते का औचित्य खत्म हो जाता है। रिश्ता जब ही तक है जब तक मर्यादा में है, जब मर्यादा नहीं रहेगी रिश्ता किस बात का रहा। तो इसलिए मैं जब जब नेपाल में आया हूँ, मैंने इसी तरह की बातें करने का प्रयास किया है। काफ़ी लोग वहाँ भी जाते हैं। पशुपतिनाथ का टेम्पल भारत में भी है जी। कड़कट डोमा कोर्ट के सामने शारदा के अंदर पशुपतिनाथ का मंदिर है। काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं, अपने भाई और भगनी वहाँ रहते हैं। 2-4 बार मैं भी इस कार्यक्रम में गया हूँ। तो इसलिए इस तरह के भाव रहने चाहिए वहाँ भी और यहाँ भी। आपकी भी जय, नेपाल की भी जय, भारत की भी जय, सनातन संस्कृति की जय और जय पशुपतिनाथ।